नमस्ते बच्चों। आज हमारा तीसरा दिन है और इसमें हम बात करेंगे जियोमेट्री पार्ट 3 का। हमने पहले इससे किया था लाइन एंड एंगल कर लिया था, फिर उसके बाद हमने पॉलीगन कर लिया और हमारा तीसरा पार्ट जो आ रहा है वो हमारा आएगा ट्रायंगल पे। तो आज हम पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे, एक एक फॉर्मूला को देखेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस तीसरे दिन की। सबसे पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा हर किसी को पता है, हर किसी को पता है कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। ऐसा कोई भी आकृति जिसमें तीन रेखाएं हों वो आपका त्रिभुज होता है, और वो क्लोज्ड सर्किट बनाए, मतलब कि वो क्लोज्ड आकृति बनाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे और उसको जल्दी से कवर करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन पूछता है, ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि n बिंदु से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, तो ये क्या होगा, NC3। आपको इसका फॉर्मूला पता ही होगा। और यदि उसी n बिंदुओं में m संदेह बिंदु हैं, जैसे ये n बिंदु किसके लिए है, जैसे यहाँ यहाँ टेढ़ा हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, m बिंदु समरेख हो, मतलब अगर आपके पास 5 बिंदु हैं तो 3 बिंदु ऐसे हो गए और चौथा पांचवा कुछ इस तरह से हो गया। तो यहाँ से आप ऐसे करके बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जब भी कोई इसमें आपको m बिंदु समरेख आ जाए तो। क्लियर है। आगे है आपके तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हमने पॉलीगन में भी कर लिया था। एक्सटीरियर एंगल का योग 360 होता है और परिधि a प्लस बी प्लस सी होती है। सिंपल है सब चीजें। अगला क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से अधिक होता है। अगर आपकी लंबाई a और b है और ये c है, आपको ये c सबसे लंबा दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम a प्लस b करें तो ये हमेशा c से बड़ा ही होगा। ठीक है। अगला बोलता है द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज लेस देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। मतलब कि इसी में मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर a माइनस बी करूँ तो ये हमेशा छोटा होगा c से। ये तो ऑब्वियस सी बात है। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी टू साइड तो आपका तीसरे से छोटा होगा। अगला है सबसे बड़े कोण के विपरीत वाला भाग त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। यहाँ पे आप समझ जाइए, जैसे कि ये सबसे बड़ी एंगल दिख रही है आपको, तो इसके सामने वाला जो है भुजा होगी वो सबसे लंबा होगा, ये सबसे लंबा होगा। और अगर ये सबसे छोटा है तो ये रेखा सबसे छोटी होगी। ठीक है। सबसे बड़ी एंगल के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी और सबसे छोटी एंगल के सामने सबसे छोटी भुजा होगी, इसमें यही बोल रहा है। अगला है एक त्रिभुज का बाहरी कोण इसके आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर मैं इसको एंगल θ1 दे दूं और θ2 और ये θ3 इसको मैं दे दूं, और इस एंगल को, इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं और ये एंगल हमारा हो जाए θ4, तो जो हमारा θ4 होगा वो हमेशा θ2 प्लस θ3 होगा। ठीक है। अगला क्या है, ये सारे एरिया के फॉर्मूले हैं, सारे क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूले हैं। ये आप किसी भी त्रिभुज का इस फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं। ये वाला हर किसी को पता होगा। इसमें क्या है, बी क्या है, बेस है। बेस मतलब आधार, आधार गुणे ऊंचाई, और इसमें 2 का डिवीजन। ऐसे ही आपका एस है, एस क्या है, ए प्लस बी, इसको हीरोज फॉर्मूला बोलते हैं। अगला है ए बी साइन थीटा। यहाँ पर आपका साइन थीटा क्या है, अगर आप ए एंड बी यहाँ पे ले रहे हैं तो इसका एंगल इसी चीज को लेंगे। अगर आप यहाँ पे 1/2 BC लिखते, तो अगर मैं इस एंगल का नाम θ1 दे दूं तो आप θ1 लिखेंगे। अगर वही मैं इसको θ2 या इसको नाम दे दूं तो आप क्या लिखेंगे, 1/2 AC साइन θ2। तो ये आपका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूले आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले जो 2 टर्म है ये आपके वेक्टर फॉर्म के लिए है। अगर आपको सदिश राशि में कुछ दिया हुआ है, और ये आपका कार्टेशियन, मतलब कि आपको बिंदुएं दी हुई हैं, जैसे कि आपको इस बिंदु का लोकेशन बता दिया हो कि x2 y2 पॉइंट पर है, ऐसे इस तरह से बिंदु दिया हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो ये पांचों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग 3 पे ही आएगा, लेकिन ये 2 भी आ सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं जो कि त्रिभुज में आपको हमेशा यूज होंगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यिका की। माध्यिका क्या होता है कि अगर आपको ये त्रिभुज है तो
इस बिंदु से अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो इस बिंदु से बीसी के मध्य बिंदु को टच करने वाला, अगर मैं ये जो डी है अगर ये बराबर हो जाए तो एडी क्या हो जाएगी, एक माध्यिका होगी। इसी तरीके से हम ई भी ले सकते हैं और एफ भी ले सकते हैं। तो ये सभी माध्यिका तभी होंगी जब ये सामने वाली भुजाओं को दो बराबर बराबर भागों में बांटे। ठीक, तो अगला जो नोट से बोल रहा है कि यह त्रिकोण की ऊंचाई नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका त्रिभुज की इस तरह से हो गया तो ये इस तरह से हो जाएगा, और ऊंचाई हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, इसलिए हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है, जैसे कि समबाहु त्रिभुज में होता है। और यह कोण संधिभाजक नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं कि ये संधिभाजक भी हो, डिपेंड करता है कि आपके पास कैसा त्रिभुज है, उसके हिसाब से ये चीज होगी। अगला बोलता है कि 3 मीडियन मिलके त्रिभुज को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। उसको हम आगे देख लेंगे कैसे बांटेगा। अगला है केंद्रक। केंद्र क्या होता है, अभी हमने माध्यिका के बारे में पढ़ा, तो ये हमारा क्या है, अगर मैं इस बिंदु को ए बी सी दे दूं और ये डी ई एफ हो गया, तो ए डी बी ई एंड सी एफ जिस बिंदु पे मिलेंगे वही आपका केंद्रक होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये माध्यिका से रिलेटेड होता है। ठीक, और ये क्या करता है, इसको 2:1 में बांटता है। जैसे कि ये 2 भाग होगा, ये 1 भाग होगा, ये 2 होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा, ये 2 होगा तो ये वाला पार्ट 1 होगा। ठीक है, अगला है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है, अगर आपका ये पॉइंट ए बी एंड सी हो, ये आपका डी ई एफ हो, तो क्या होगा कि ये जो बीई रेखाएं हैं ये क्या है, पहले समझ लीजिए कि ये सभी की सभी कोण संधिभाजक हैं। मैं इसको बोल दूं बीई ए डी एंड डी सी, सॉरी डी एफ, ये सभी क्या है, कोण संधिभाजक। मतलब ये कोण बराबर होंगे, ऐसे ही ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, और ये कोण बराबर होंगे। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा, जो जहाँ पे मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। तो ये आपका ओ वाला पॉइंट आपका क्या है, इन सेंटर है। फिर बात करते हैं इन सर्कल क्या है। इन सर्कल क्या होता है कि जब इस त्रिभुज के अंदर कोई भी हम सर्कल खींचते हैं तो उसको बोलते हैं इन सर्कल, इसे हिंदी में बोलते हैं अंतःवृत्त। और इस सर्कल की त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या, और इसी को हम इन रेडियस बोलते हैं। इन रेडियस को हम स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्या है, सर्कम सेंटर, परिकेंद्र क्या होता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारा बिंदु कौन सा हो गया, ए बी सी डी ई एफ। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, लंब संधिभाजक। मतलब कि एक तो ये इस पर लंब हो और इन दोनों भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटा, मतलब कि बीसी का ये मध्य बिंदु भी हो और ये लंब भी हो। तो ऐसी रेखाएं जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र, सॉरी परिकेंद्र एंड सर्कम सेंटर। अब इसको हम परिकेंद्र क्यों बोलते हैं, इसका रीजन है इस परि सर्कल से या परिवृत्त से। जब हम कोई इस सर्कल के अंदर त्रिभुज बनाते हैं तो ऐसे डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, ये वाली, इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे और इसी को बोलते हैं परित्रिज्या, और इस सर्कल को हम परिवृत्त बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा है पॉइंट वेयर ऑल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट इट्स कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, पहले बता दिया। ये ऑर्थो सेंटर नहीं है, ये सर्कम सेंटर है। ये सभी सर्कम सेंटर होना चाहिए था, ऑर्थो सेंटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज बोल रहा है कि जो सर्कम सेंटर है बी ओ बराबर होगा सी ओ के। ये एग्जाम में वो क्वेश्चन था कि किस त्रिभुज में या इनमें से दिया किस सर्कल में इनकी दूरी बराबर होती है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
रेडियस हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। यहाँ पे आपको याद रखने के लिए बताया था कि इन सेंटर क्या होता है? कोण संधिभाजक से रिलेटेड होता है। अगला है ऑर्थो सेंटर क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। जब हम किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालते हैं, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे सिर्फ लंब की बात कर रहे हैं, और इसी को हम बोल सकते हैं ऊंचाई, इसे बोल सकते हैं ऊंचाई बोल सकते हैं। तो ऐसी जब ये रेखा कहीं किसी बिंदु में मिलती है तो उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक। इसी को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे आपको नीचे याद करने के लिए बता दिया है कि सर्कम सेंटर क्या होता है? परिकेंद्र, जो कि लंब संधिभाजक से मिला होता है। ध्यान में रखिएगा, परिकेंद्र लंब संधिभाजक और लंब केंद्र एल्टीट्यूड से मिला होता है। अगला है 9 पॉइंट सर्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जानने के लिए कुछ चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं कि कोई भी त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, उसमें कोई ऐसा सर्कल खींचा जाए जिसमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु, तीनों शीर्ष लंबों का पाद और ये डिस्टेंस, यहाँ से इस डिस्टेंस का मध्य बिंदु, मतलब कि ऑर्थो सेंटर का मध्य बिंदु, अगर ये सभी चीज़ें आपको एक सर्कल पे मिल जाए तो उसको हम बोलते हैं 9 पॉइंट सर्कल। तो बस ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बस एक ही बात है कि यहाँ पे मध्य किसका मध्य बिंदु? भुजाओं का मध्य बिंदु, तीनों शीर्ष लंबों का पाद और लंब केंद्र से तीनों शीर्षों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु सभी एक वृत्त पर हो तो उसे हम 9 पॉइंट सर्कल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो आपका क्या है? ऑर्थो सेंटर, और जो एक्स है वो क्या है? सर्कम सेंटर। तो ये आपका एक्स दिख रहा है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु होगा ये वाला, ये इस 9 पॉइंट सर्कल का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। ये बस जानने के लिए आपके लिए अच्छी बातें हैं। अब हम त्रिभुज के कुछ प्रकार देख लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे, पहला है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, जिसको हम स्केलिन ट्रायंगल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सारी की सारी चीज़ें बराबर नहीं होती हैं, कोई भी चीज़ अगर बराबर नहीं है तो हम उसे बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अगला है हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने वाली बातें हैं, जैसे अगर आपका ये ABC आपका क्या है? त्रिभुज है, तो ये आपका समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजाओं की लंबाई ये है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका एरिया क्या होगा? √3/4 a स्क्वायर। आपका परिमाप क्या होगा? 3a। परिवृत्ति त्रिज्या, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो पता होनी चाहिए। परिवृत्ति त्रिज्या मतलब कि आपका ये है ना, मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ। ये आपका कैपिटल आर है और इस चीज़ को मैं बोलूँगा स्मॉल आर। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो आपको अच्छे से यहाँ से निकाल लेते हैं। हमारा आर स्मॉल बराबर क्या है? a√3 बाई a/2√3। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और r बराबर आपका आ जाएगा 2r। यहाँ से आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है। ये रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो परिवृत्त होगा उसकी त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का दुगना होगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर पता है कि इसमें जो इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड, सभी एक ही बिंदु होते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें बराबर होती हैं। समझ लीजिए कि ये जो रेखाएं हैं, अगर मैं इनको DEF नाम दे दूं तो AD CF एंड DE ये सभी माध्यिका भी होंगी, ऊंचाई भी होंगी, और एक चीज़ और हो गया, संधिभाजक भी होंगी। ये कोण संधिभाजक भी हैं, सामने वाली भुजाओं के संधिभाजक हैं, ये इस पर लंब भी होंगी। तो ये सब हो जाता है, इसलिए इसको याद करना बहुत सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद होने होंगे इसके। और ये आपकी इसकी होगी ऊंचाई। ये सभी फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है कि आपकी दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं। कोण कौन कौन से होंगे? ये वाले, मतलब कि जो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन दोनों के द्वारा बनने वाला किसी तीसरी भुजा के साथ जो कोण होगा वही बराबर होगा। आपको कुछ तिरछा भी दे सकता है, सीधा डायग्राम ना हो, तो आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाएं
तो ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ठीक है। और एक पॉइंट आपको जानने वाली बातें हैं, ये वाली शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब, यहाँ से अगर मैं इस पर लंब डालता हूँ, ये जो लंब हमने डाला है ये क्या होगा, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है। और आधार का लंबार्धक शीर्ष से होकर जाता है, ये तो एक ही बात होगी। ये आपका लंबार्धक, ये आपका समद्विभाजक करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आधार का लंबार्धक मतलब कि ये चीजें शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। इसका क्षेत्रफल निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आपको ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, b² - 4ac। तो आप कुछ ऐसे ऐसे याद रख सकते हैं कि आपका a और c बराबर हो गया, तो आपका b² आप 4 इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा और a²। आप याद करने के तरीके आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है, तो इससे आपकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। आगे है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है बात करने के लिए, सीधे पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है। ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया और ये आपका कर्ण हो गया। ये परपेंडिकुलर रेखा होगी, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया आपका। ठीक। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लंब को लोग ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। यहाँ पे समझ जाइए कि लंब वही होगा वो थीटा के सामने होगा। अगर आपका कहीं भी थीटा दिया है तो थीटा के सामने वाली ही लंब होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप जैसे tan थीटा लिख रहे हैं और आपने इसको ले लिया है तो आप क्या लिखेंगे, a/b। और अगर आपने कोई थीटा यहाँ पर ले लिया है, θ1 मैं इसका नाम देता हूँ, और अगर आप tan θ1 लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, b/a, क्योंकि इस थीटा के लिए b लंब है और ये a जो है आधार है, बाकी कर्ण चेंज नहीं होता कभी। तो ये फॉर्मूला आपके लिए याद है, ये फॉर्मूला याद है। हाइट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइट का फॉर्मूला आपको सभी का याद रखना है। यहाँ पे भी हाइट का फॉर्मूला था, यहाँ भी आपके लिए हाइट का फॉर्मूला था, तो आपको हर जगह याद रखना है। अब बात करते हैं सर्वांग समता की, कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है कि फोटोकॉपी, किसी भी इमेज की फोटोकॉपी आप समझ सकते हैं, उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। ठीक है। सेम वैसा ही होना चाहिए, मतलब कि सारी सारी भुजाएं बराबर हों, सारे के सारे कोण बराबर हों। ठीक। और अगर हम इसको पता कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ बनाए गए हैं नियम है। जैसे अगर किसी दो त्रिभुज का एक साइड, एक एंगल और एक साइड बराबर हो जाए, मैं मान लेता हूँ कि ए बी साइड इसके बराबर हो गया, ये वाला साइड इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो आप समझ जाएंगे कि ये सर्वांग सम है, मतलब ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं। कभी भी ऐसा हो जाए तो आप इसको याद रखिएगा। अगला है साइड साइड साइड। अगर साइड साइड ये सभी ये सब बराबर हो गया आपस में, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये वाला बराबर हो गए, तो आप सर्वांग सम बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फिर इसके बाद ये भी बराबर ही होंगे आपस में, तो उसमें कुछ याद करने वाली बातें नहीं है। और अगला क्या है, एंगल साइड एंगल। मैं बोलता हूँ एंगल साइड, एंगल एंड साइड। ठीक। तो ये रूल है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेनली ये 3 रूल हैं, सास, एस एंड एएसए, ये आपको तीनों याद होना चाहिए। अगला है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। इसमें क्या है आपका कि राइट एंगल तो दोनों में रहना ही रहना चाहिए, ये तो एकदम, और आपका हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हमेशा बराबर होना चाहिए। साइड में आप कोई भी ले सकते हैं, आप लंब या आकार में से कोई भी ले लेंगे तो आप निकाल सकते हैं। तो आपको इतना पता चल गया होगा कि जब भी हमको कॉन्ग्रुएंस निकालना हो तो आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर वो तीनों चीज़ आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं कि वो समांतर त्रिभुज हैं या नहीं है। ठीक। अब बात करते हैं समरूप की। समरूपता क्या होती है, तो समरूपता जैसे हम समझ लेते हैं, कुछ प्रैक्टिकल से समझते हैं। जैसे कि परछाई हमारी हो गई, परछाई हमारे बॉडी के बराबर भी हो सकती है
या फिर छोटी या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उनका जो रेशियो है वो हमेशा बराबर रहता है। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि जैसे आप प्रतिबिंब देख लेंगे, अगर शीशा आपसे बहुत दूर रखा हुआ है तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो छोटी दिखाई देगी, मतलब प्रतिबिंब नहीं, जो उस शीशे में आपकी जो पिक्चर बनेगी वो बहुत छोटी होगी अगर बहुत दूर है तो, लेकिन एकदम बराबर होगी। जैसे आपका हाथ जितना बड़ा है वो उसी रेशियो में ही आपको वहाँ पे छोटा करेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये दो त्रिभुज हैं ए बी एंड सी, और मैं मान लेता हूँ डी ई एंड एफ, अगर इनका रेशियो, इनकी सारी भुजाएं एक समान रेशियो से छोटी हो जाएं तो ये तीनों ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। लेकिन आप इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि थीटा हमेशा बराबर होता है, ये थीटा और ये थीटा बराबर होंगे, मतलब कोण आपस में बराबर होंगे, लेकिन भुजाएं एक रेशियो में छोटी या बड़ी हो सकती हैं। ठीक, अब इसके कुछ नियम है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये समरूप होगा कि नहीं होगा। जैसे सबसे पहला रूल है एंगल एंगल एंगल। अगर आपके तीनों एंगल बराबर हो गए, मतलब कि ए वाला एंगल डी के बराबर हो जाए, बी का एंगल ई के बराबर हो जाए, सी वाला एंगल एफ के बराबर हो जाए, तो ये आपका समरूप कहलाएगा। ठीक, आपको समरूप कैसे लिखते हैं, ए बी अपॉन डी ई, रेशियो आपका निकाला हुआ है, ये हमेशा बराबर होंगे। अगला है ए सिमिलैरिटी, मतलब अगर ये अगर इसके बराबर हो गया, मतलब अगर मैं नाम दे दूँ इनको ए बी सी डी ई एफ, अगर आपका एंगल ए एंगल डी के बराबर हो गया और एंगल बी एंगल ई के बराबर हो गया, तो भी आप उसको समरूप बोल सकते हैं, ये आपका समरूप होगा। क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये समरूप होंगे। तीसरा है साइड 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 एंड साइड। तीनों साइड अगर आपके बराबर हैं तो क्या होगा, ये आपस में समरूप होंगे। अगला है साइड एंगल साइड। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको क्या क्या चेक करना होगा, एक साइड एक एंगल और एक साइड, एक साइड एक एंगल एक साइड, ये आपको चेक करना होगा। अगर आपका ये सभी चीज़ें बराबर हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। यहाँ पे मैंने पूरी चीज़ें रेशियो के टर्म में बात की है, एग्जैक्टली बराबर नहीं, यहाँ पे मैंने रेशियो के टर्म में बराबर की बात की है। आप इन सभी को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर रेशियो के टर्म की बराबर की बात की गई है। ठीक, हाँ, कोण को छोड़ के, कोण एकदम बराबर होना चाहिए, बस भुजाएं, आप भुजाओं का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिसको आपको याद रखना है, ये हमेशा आपको त्रिभुज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। जैसे इसमें बोलता है कि यदि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर कोई रेखा त्रिभुज को प्रतिच्छेद करे तो ये आपका DE जो है ये BC के समानांतर है और इस त्रिभुज को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपका क्या होगा, AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक, इसी को और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि AD, ये आपका मैं दूसरे कलर से दे देता हूँ, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB बराबर होगा AE अपॉन AC के रेशियो के, और लास्ट वाला भी आप देख सकते हैं AB अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, AB अपॉन DB बराबर होना चाहिए AC अपॉन EC, सॉरी यहाँ पे C होना चाहिए AC अपॉन EC के। पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें क्या बोलता है कि यदि DE जो पॉइंट है इस AB रेखा का मध्य बिंदु हो और E वाला पॉइंट AC का मध्य बिंदु हो, तो DE जो है BC का आधा होगा, मतलब DE BC का आधा होगा, मतलब BC DE का दुगना होगा। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है और ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। अगला है यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उस कोण की संद्विभाजक रेखा खींची जाए, अगर ये शीर्ष से मैं इस कोण का, इस एंगल ए का संद्विभाजक खींचूँ तो क्या होगा, BD आपका बराबर होगा, मतलब BD अपॉन DC बराबर होगा AB अपॉन AC के। ध्यान रखिएगा, BD अपॉन DC बराबर होगा AB अपॉन AC के।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको हमेशा याद रखना है जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगला है, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो एरिया किसका, एबीसी का, एबीसी का एरिया बटे इस डीईएफ का एरिया क्या होगा, ए बी स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर, मतलब कि इनके बराबर होगा। समझ में आया कि इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया का रेशियो ये बराबर किसके होगा, ए बी और डी के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, आपको इसको अच्छे से याद में रखना है। ऐसे ही परिमाप भी आपका यही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है कि यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो, अगर दो त्रिभुज के संगत कोण मतलब कि एंगल ए बराबर हो एंगल डी के, आपको यहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ, ए बराबर डी के, बी बराबर हो ई के, सी बराबर हो एफ के, तो ये चीज़ तो आपको पता चल चुकी है। एक्स्ट्रा चीज़ जो बताने वाली है यहाँ पे बताने के कि बी वाई का अनुपात किससे, ई एन से, है ना, ये आपका बी वाई और यहाँ पे ई एन, ये आपका अनुपात सी एक्स और एफ एम, सी एक्स अनुपात ए जेड एंड डी पी, इनका अनुपात हमेशा बराबर होगा इनके रेशियो के, मतलब हर चीज़ यहाँ पे बराबर होगी रेशियो में। और ये सभी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ये जो बी वाई रेखा है इस एंगल को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसे ही आपका एक्स सी, ऐसे ही आपका एक्स सी ये इसको बराबर भागों में बांट रहा है, और इधर भी वही है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये सेम वही है, बट यहाँ पे चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं। ये सभी जो रेखाएं हैं बी वाई एक्स सी और ये जेड, ये क्या है, शीर्ष लंब है, मतलब कि ये लंब इस पर डले हुए हैं, तो भी इनका भी रेशियो बराबर ही होगा, आपको ध्यान में रखना है। सभी चीज़ें ये रेशियो में बराबर होती हैं। यहाँ पर हमारी सारी थ्योरी अब खत्म होती है, जितनी भी चीज़ें आपको बतानी चाहिए थी हमने बता दी है। अब क्वेश्चंस को हमें लगाने का टाइम आ चुका है। तो क्वेश्चन पे आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी इस टॉपिक को पकड़ उतनी अच्छी हो जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं उन सभी को आप प्रॉपर एक नोट बनाएं और अपने सामने इस चीज़ को रखें, और जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो उस नोट्स को अपने सामने रखिए। आपके फॉर्मूले रिवाइज होते जाएंगे और वो आपको याद होता जाएगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब तो क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 में है, तो सबसे बड़ी कोण का नाम क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल है कि आपको ले लेना है 2x, 3x एंड 7x। तो इन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा, 10x, और हमको पता है कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसको ऐसे करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आपकी x की वैल्यू आ गई 18, सॉरी यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 6×12, ये 30 चला जाएगा, यहाँ से आपका 15 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये 7 वाला, तो 15 सत्ते 105, तो आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि आपका एंगल क्या होगा जबकि रिलेशन ये दिया। तो आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं वैल्यूज धीरे धीरे रख के, या फिर सिंपल एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब यहाँ से हम एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ए के टर्म में। तो आपको क्या दिया है, 4 एंगल बी बराबर दिया है 3 एंगल ए। तो क्योंकि हमको ए निकालना है इसलिए हम उसको वैल्यूज के टर्म में लेंगे, और ये आपका हो जाएगा 3/4 ए। तो बी का वैल्यू हमें मिल गई, एंड सी का क्या हो जाएगा, इसी तरीके से सी बराबर हो जाएगा 3/6 एंगल ए, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका 3/4 ए हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1/2 ए। इनको ऐड करें कितना आ जाएगा, ये आपका 4 हो गया, ये 4 प्लस 3 प्लस 2, और आपको ये हो गया पूरा एंगल ए, 180। ये 9 हो गया, 4 से 9, और 9 दूना 18, मतलब ये 20 से कट जाएगा, फिर आपका एंगल ए आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक, आपका आई होप यही आंसर आया होगा। आगे चलते हैं,
यहाँ पे चीज़ जो आपको लिखी हुई है ये हमारा रिवीजन कराने का तरीका है कि आप हमेशा नीचे वाली चीज़ को पढ़ें और याद करने की कोशिश करें कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था। जैसे हमने लंब केंद्र के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज के सारे शीर्षों से सामने वाली भुजा पे जो भी हम लंब डालेंगे, तो ये तीनों भुजाएं जहाँ भी मिलेंगी उस पॉइंट को हम लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक, ये सभी आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा, नीचे बस इसीलिए लिखा है। क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एंगल ए माइनस बी आपका 40 डिग्री है, बी माइनस सी आपका 10 डिग्री है, तो आपको एंगल बी निकालना है। तो आपको क्या पता चल गया, ए माइनस बी आपको पता है 40 डिग्री एंड बी माइनस सी आपको पता है 10 डिग्री और एंगल बी निकालना है। तो जब भी आपको कोई चीज़ निकालनी है आपको पूरे चीज़ को उसी के टर्म में चेंज कर देना है, ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ से हम एंगल ए की वैल्यू बी के टर्म में निकाल सकते हैं। मैं अगर इसी को लिख सकता हूँ एंगल ए बराबर 40 प्लस एंगल बी, और इसको क्या लिख सकता हूँ एंगल बी बराबर 10 प्लस, सॉरी इसको नहीं लिखना है, इसको सी के टर्म में लिखना है, सॉरी मतलब बी के टर्म में लिखना है, लेकिन हमें यहाँ से सी की वैल्यू चाहिए होगी। तो सी की वैल्यू हो जाएगी एंगल बी माइनस 10, क्योंकि हमें बी की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम वैल्यू रख देते हैं, ये आपका 40 प्लस बी हो गया, एंगल बी को वैसे ही रहने देते हैं एंड एंगल सी को हम कर लेते हैं एंगल बी माइनस 10 और ये आपका 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 एंगल बी हो गया, ठीक है 40 माइनस 10 ये 30 हो गया, और ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 50 और एंगल बी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। इसे भी क्वेश्चन सिंपल है और आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, तो खास तौर से आपको आएंगे। अगला क्वेश्चन है, एंगल ए माइनस बी आपको 45 डिग्री दिया है, एंगल बी माइनस सी 15 डिग्री दिया है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका ए बी है और ये सी, तो एंगल बी एंड एंगल ए के बीच का डिफरेंस कितना है 45 डिग्री का, और ए बी एंड सी के बीच का डिफरेंस कितना है 15 डिग्री, इन दोनों के बीच का। तो आपको ए प्लस बी इनका एडिशन पता करना है। तो करने के बहुत सारे तरीके हम जिसको अप्लाई करते हैं, मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको, ये पहले लिख लिया बी माइनस सी आपका हो गया 10 डिग्री, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ एंगल, यहाँ से नहीं इसको, ये आपका सी बराबर क्या हो जाएगा एंगल बी माइनस 10, सी इधर आ गया 10 इधर चला गया, इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपके पास क्या मिल जाएगा ए माइनस सी जो कि होगी 55, और यहीं से मैं लिख सकता हूँ एंगल सी बराबर एंगल ए माइनस 55। अब हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। अब यहाँ से मैं सी की वैल्यू रख देता हूँ, तो आपका कितना आ जाएगा ए बी, और यहाँ से एंगल बी माइनस 10 और यहाँ से एंगल ए माइनस 55, सर यहाँ पे 15 है, ये आपका 15 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ से ये सबको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 ऑफ ए प्लस बी, इसका 2 हो जाएगा 180 माइनस नहीं प्लस 55 प्लस 15, तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये टोटल होगा आपका 70, तो ये 180 प्लस 70 250, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नहीं दिया है तो सुधार लीजिए, ये आपका 125 होना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। 45 15 55 15 इन दोनों को ऐड किया तो हमारा कितना होना चाहिए था, ओके यहाँ पे मिस्टेक है ना, ये आपको जब हमने ऐड किया तो ये हमारा होना चाहिए था 60, तो ये हमारा होना चाहिए था 60, तो 60 यहाँ से हमारा आंसर भी सही हो जाएगा वो, क्योंकि एक हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो गया 60 और ये हो गया 15, तो ये आपका 60, ये आपका 15 ही रहेगा। तो 60 प्लस 15 75, तो 180 प्लस
75/2 कितना हो गया आपका 552/2 तो 127.5। तो पहले वाला आंसर सही लिखा था, हमने मिस्टेक की थी, तो आपका आंसर सही है, आपका 127.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 है, मतलब एंगल ए प्लस बी में मान लेता हूँ 116 है। दूसरा एंगल ए माइनस बी है 24 है ना, 116 और 24। आपको तीसरे कोण का मान निकालना है, मतलब सी निकालना है। तो पहले मैं इनको ऐड कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा आपका 140 होना चाहिए, 2 3 4 140, ये ट्वाइस ऑफ ए है, तो ए बराबर हो गया आपका 70 डिग्री। तो आपका बी कितना हो जाएगा, ये अगर आपका 70 हो गया तो 7 4 11 होता है, तो इसको हम लिख देते हैं 46, तो 7 4 11 आपका 116 आ जाएगा, मतलब आपका बी आ गया 46। तो सी कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 180 माइनस 116, तो हमारा क्या आ जाएगा 64 है ना। तो इसको तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ए प्लस बी ऑलरेडी आ चुका है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, वो सी निकालनी थी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 16 माइनस कर सकते थे, ध्यान नहीं किया पहले। तो आपको इससे पता चलता है कि इस टाइप क्वेश्चन जितना तरीके से लगाएंगे आपको उतना जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। चलिए, आपको क्लियर आंसर है 64 इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, मतलब दोनों में से प्रत्येक से 18 अधिक है, तो तीसरे कोण का माप कितना होगा। मैं मान लेता हूँ हमारा एंगल ए एंड बी बराबर है, एंगल सी जो है ये ए प्लस 18 है और ये बी प्लस भी 18 है, तो तीसरे कोण का हमको नाप निकालना है। तो मतलब सी की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम सी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको बराबर है, तो मैं इसको 2a प्लस बी सी बराबर 180 लिख सकता हूँ, सी बराबर 180 माइनस 2a। ठीक है, तो ये हमारा, मैं इसको a प्लस 18 भी लिख सकता हूँ, तो सी बराबर क्या लिखता हूँ, a प्लस 18 इक्वल टू 180 माइनस 24, सॉरी 2a, तो ये था, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 180 माइनस 18, तो मतलब हो गया ये 162। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, जब ए की वैल्यू 54 तो बी की वैल्यू 54, तो बी की वैल्यू 54 हो गई। ये आपका कितना हो गया, इनका योग हो गया 108, ए प्लस बी बराबर आपका आ गया 108, तो सी बराबर क्या आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस 18 और a प्लस 18 रख सकते थे, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपको c की वैल्यू मिल जाती। तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अच्छे से, तो आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो इसका आंसर हो गया 72। अगला क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है जिसमें n बिंदु जो है समरेख है, मैं इसको m मान लेता हूँ, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमने m माना था, m समरेख बिंदु की संख्या, और कुल बिंदुएं 10 हैं, और ये हमारा n है, और त्रिभुज कितना है 110। तो आपको n का मान बताना है, मतलब कि m की वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद हो अच्छे से, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको कैसे लगाएंगे। नॉर्मली जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था nc3 माइनस mc3 बराबर 110। ये क्या है, कुल त्रिभुज है, और ये उस संरेख से बनने वाले त्रिभुज है, उसको हम घटा दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो nc3 को हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा इसी को ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6, ये दोनों सेम चीज़ है।
तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। n हमारा 10 दिया हुआ है, तो 10 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ बाई 6। यहाँ पे हमें नहीं पता तो मैं इसको लिखता हूँ m माइनस 1 m-2। तो ये कितना होगा 6/1 तो 6 दोनों में कॉमन है, मैं यहाँ गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 720 माइनस 660 इक्वल टू m इंटू m-1 m-2। इसको घटाने में कितना आ जाएगा 60 m-1 एंड m-2। यहाँ से आप वैल्यू अब रख के चेक कर सकते हैं किसकी वैल्यू आपकी इसके बराबर आएगी, वही आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा C5। आप चेक करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं को 200% बढ़ा दिया गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप पहले पॉज करके इसको लाने की कोशिश करें, फिर आगे से हम आंसर बताते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसने बोला 200% बढ़ा दिया है, उसने ये नहीं बोला कि 200% हो गया है। जैसे अगर आपका 100 रुपए है और बोला जाए कि आपका पैसे 200% बढ़ा दिया गया है, तो उसमें क्या होगा 200 और ऐड हो जाएगा, तो आपके पास कितने पैसे हो गए 300 रुपए। ठीक है। अब इसने पूछा है कि क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, कितने से बढ़ गया वो। ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि किसी त्रिभुज की एक भुजा 100 है, नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। मैं मान लेता हूँ कि बी हमारा 100 है, एच भी हमारा 100 है, तो हमारा ये कितना हो जाता 100 गुणे 100, ये हो जाएगा आपका 50, तो मतलब कि ये आपको 5000 हो जाता। अब मैं क्या करता हूँ इसको 200% बढ़ाता हूँ, तो ये कितना हो गया 200, ये भी हो गया आपका 200, तो ये आपको कितना हो जाएगा 300, और ये भी आपका हो गया 300। ठीक है, ये 200 से बढ़ा दिया है, तो ये कितना हो गया 300 300। तो अब ये कितना हो जाएगा 300 गुणे 300, तो ये कितना हो गया करीब 9,000 सॉरी 90,000 हो जाएगा बाई 2, तो ये आपका हो जाएगा 45। अब ये क्या है 5,000 से कितना हो गया 45,000 हो गया, मतलब कितना लगभग 40,000 बढ़ गया। तो इसका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना हो गया, इस 3 से ये 3 काट देते हैं, और कितना हो गया ये 4,000/5, ये कितना हो जाएगा 800। तो हमारा ये 800% से बढ़ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरे कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो सबसे छोटा कोण कितना होगा। मैं मान लेता हूँ ये हमारा सबसे छोटा कोण है। अब बोला है दूसरा जो कोण है सबसे छोटे कोण का दुगना है, मैं मान लेता हूँ बी आपका चॉइस ऑफ ए हो गया, ये सबसे छोटा हो गया हमें नहीं पता, और सी क्या है सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर एक्स प्लस सी होता है। आपको b की वैल्यू कितनी रखनी है 2a, c की वैल्यू रखनी है 3a, आपके पास ऑलरेडी a है, ये 180 हो गया, ये हो जाएगा 6a, और ये कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आकृति में आपको बी ए सी 40 डिग्री दिया है, बी ए सी मीन्स कि ये आपका 40 डिग्री है, और ए सी बी आपका ए सी बी ये आपका 90 डिग्री है, और बी ई डी आपका ये 100 डिग्री है। तो आपको निकालना है बी डी ई, आपका ये वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको लगाएं पहले वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं, अगर इस त्रिभुज में ये एंगल हम तो हमको पता है ये भी 90 डिग्री है, अगर ये एंगल पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा क्या होगा। तो ये एंगल निकालने के लिए हमको ये एंगल पता करना होगा। इस एंगल को हम पता कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री, मैं दूसरे कलर से आपको बता देता हूँ, ये आपका 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 840, 80 40 120, तो ये हो गया आपका 60, तो ये भी हो गया 60, और 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, तो 180, तो 180 में 150 घटाएंगे कितना हो जाएगा
30 और वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको दी गई आकृति में बी ए सी 30 डिग्री दिया है, तो बी ए सी आप देख लेते हैं, बी ए सी ये आपका है 30 डिग्री। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। ये आपका 30 डिग्री हो गया। एंड ए बी सी आपका ये 50 डिग्री हो गया। और सी डी ई ये आपका 25 है। तो हमको निकालना है ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है इसकी वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, ये वाली वैल्यू। और ये हमें कब पता चल जाएगा, जब हमको ये पता चल जाए। तो ये 50 है तो ये आपका हो गया 130 और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 155। और ये 155 तो ये कितना हो गया 25 और जब ये 25 हो गया तो ये वाला हो गया 155 और आपका वही आंसर हो जाएगा। सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी जल्दी में कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से कराना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में आपका बी ए सी 40 डिग्री है। बी ए सी ये आपका 40 डिग्री है। ए बी बी सी के अर्धा क्रम से बीओ है। ये मतलब कि ये और ये एंगल बराबर है, ये हमारा एंगल बराबर है। तो आपको बी ओ सी निकालना है, मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, अब ये एंगल हमारा बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा होगा कितना 140 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 माइनस 40 करेंगे तो हमारा 140 हो जाएगा। तो एंगल हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इसको हाफ एंगल B1 बोल दूं और इसको मैं C1 बोल दूं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल B1 प्लस एंगल C1 ये भी दोनों मिलके 70 डिग्री तो बनाएंगे ही, क्योंकि ये दोनों आधे हैं। तो हमारे B1 और दोनों मिलके 70 डिग्री होना चाहिए। तो ये हमारा कितना होना चाहिए 110 डिग्री। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AM लंब है BC पे, दिख रहा है आपको। तो ये भी 90 डिग्री हो गया आपका। और आपको क्या दिया है, ABC आपको 70 डिग्री दिया है, ACB आपको 30 डिग्री दिया है। और इसने बोला है कि एंगल BAN बराबर है एंगल NAC के। यहाँ पे लिखा है आपका समद्विभाजक है n, तो BAN बराबर है आपका NAC के। ठीक, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि 70 प्लस 30 हमारा 100 हो गया। और बड़े वाले त्रिभुज ABC में हमारा 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल BAN प्लस एंगल NAC बराबर कितना होगा 80 डिग्री। और ये दोनों क्योंकि बराबर है, बराबर बराबर होने चाहिए, तो ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 20। क्यों, 90 प्लस 70 160 और ये 20। जब ये आपका 20 हो गया तो ये वाला भी आपका 20 ही होगा ना, तभी तो 40 हो जाएगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो आपको इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा यदि उनकी भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। ध्यान रखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात दिया है, कोण का अनुपात नहीं है। तो उसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, अगर आपको ये त्रिभुज है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 3 5 ये हमारा है। तो अगर हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 9 प्लस 25 ये आपका हो जाएगा 34। तो अगर ये हमारा √34 होता तो हमारा क्या हो जाता समकोण त्रिभुज। लेकिन हमारा क्या है 34 है, क्या √34 है क्या, ये हमारा कितना है 49 है, यानी कि ये हमारा 7 वैल्यू है। तो 49 तो आपका 34 से बड़ा है ना। तो 34 से बड़ा है मतलब ये एंगल और बड़ा हो, मतलब ये चीज़ और बड़ी होगी। और जब ये और बड़ी होगी तो आपकी चीज़ें ये एंगल जो है ऐसे बढ़ जाएगा। तो इस तरह आपको चल जाता है कि ये एंगल क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज त्रिभुज हो जाएगा, मतलब अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अगर ये चीज़ छोटा होता इस चीज़ से, अगर आपकी दी गई भुजा का स्क्वायर इससे छोटा होता तो आपका क्या होता न्यून कोण आता। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपका 34 जो है छोटा है 49 से,
इसीलिए ये आपका क्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका ए नहीं होगा, ये आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज एबीसी का परिमाप, यहाँ सॉरी यहाँ परिमाप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सर्कम रेडियस दिया है तो इसको हम बोलते हैं परित्रिज्या। परित्रिज्या क्या होती है, ये वाली, ये कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, त्रिभुज की ऊंचाई मतलब कि आपको ये निकालना है। अगर मैं इनको नाम दे दूं ए बी सी, ठीक है। तो आपको पता है सर्कम रेडियस क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है लंबार्धक होता है ना। हालांकि ऊपर से यहाँ तक इस पर जो लंब गया उसका अर्धक, ये आपका ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आपका ये अगर मैं डी नाम देता हूँ तो ए डी इसका लंबार्धक है और यही इसकी ऊंचाई है, तो हमको ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा कि ये वाली चीज कितनी है, ये क्योंकि रेडियस है सर्कल का, बड़े वाले सर्कल का, तो ये कितना दिया है 8 सेंटीमीटर है। और इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस क्या है, नीचे वाला। और आपको पता है कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस में क्या रिलेशन होता है, मैंने बताया था कि जो बड़ा वाला आर होता है वो स्मॉल टू आर होता है। अब बड़ा वाला आपका आर कितना है 8 है, तो स्मॉल टू आर कितना हो जाएगा 4, मतलब कि आपका 4 हो गया। तो टोटल लेंथ कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। बाकी आप अलग तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कैसे निकाल सकते हैं कि आपको ये लेंथ पता है 8, और आपको और क्या पता है, ये एंगल पता है क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, कि आपको ये एंगल पता है 30 डिग्री। तो अब ये लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालते हैं आप, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, है ना। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, और ये 8 आ गया, तो एल बराबर कितना आ गया 4। यहाँ से आपका ये 4 आ गया और आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको सामने है, तो इसमें आपको परिमिति दिया है 25/16 सॉरी 15, और ये कितना है BC/EF। ये 25/15 हो गया, ये आपका 9 हो गया, EF हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 25 5 3 15, तो EF बराबर हो जाएगा 27/5, तो ये हो जाएगा आपका 5.4। अगला है ए बी सी और डी एफ यदि बी ई और बी एंगल ई के बराबर हो, आपका ए बी सी है, ये आपका एंगल डी ई एफ है। यहाँ पे आपका एक एंगल इसके बराबर है, सी इसके बराबर है। तो रिलेशन किसके बीच दिया है, ए बी एंड डी ई, ये वाला है, और इनके बीच में दिया है। और ये क्या है दुगना है, मतलब ए बी आपका डी से बड़ा है, तो ये सर्वांगसम तो नहीं हो सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। समरूप होने के लिए बताया था कि समरूप होने के लिए हमने कंडीशन बताया था, क्या क्या पढ़ा था, साइड साइड पढ़ा था, एस एस पढ़ा था, और डिफरेंट और चीज़ें पढ़ी थी, एंगल एंगल पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल बराबर है और एक भुजा हमारी रेशियो में बराबर है। तो एंगल तो सारे बराबर होने चाहिए, जब ये दो एंगल होगा तो ये भी एंगल बराबर होगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपका क्लियर है कि ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पे आप क्या बताएं, ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो इसको कैसे निकालेंगे, आपको क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। तो ए बी सी आपका ये हो गया, ए डी ई ये हो गया, इसका क्षेत्रफल रेशियो क्या होगा हमको ये पता लगाना है। तो एक चीज़ हमको पता है कि आपका जो बी सी और डी ई का रेशियो होगा वो क्या होगा 2:1 का होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, 2 का स्क्वायर अपॉन 1, ये कितना हो जाएगा 4:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एबीसी डी इस प्रकार है कि एबीसी का क्षेत्रफल 25 है और डीईएफ का क्षेत्रफल 36 है, ठीक। ए बी सी और डीईएफ ऑब्वियस सी बातों से बड़ा होगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तब
संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5/6। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला है एबीसी और क्यूआरपी आपका, इनका एरिया का रेशियो दिया हुआ है, एक लंबाई आपको दी हुई है, दूसरा वाला निकालना है। तो एरिया का रेशियो क्या है 9/4 है। बीसी का इसमें क्या होना चाहिए, बीसी का स्क्वायर अपॉन पीआर का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटाने के लिए मैं इसको अंडर रूट कर देता हूँ। ये हो जाएगा बीसी की वैल्यू 15 दी हुई है, पीआर का पूछा है। ये कितना हो जाएगा 15 गुणे 2 बराबर 3, ये 5 हो गया और ये आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में एसी बीसी हो तो एसी बराबर बीसी हो तो आपको एबी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर हो तो आपको एंगल सी निकालना है। हम देखते हैं हमारा ये एबीसी है और हमको क्या पता है समबाहु त्रिभुज है, ये आपका बराबर है, ये एंगल भी बराबर होगा, इस एंगल का हमें नहीं पता। इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ दिया हुआ है ना, हम इससे लेके चलते हैं। ए बी स्क्वायर बराबर हम क्या बोल सकते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब क्योंकि ए सी आपका बी सी के बराबर है तो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये आपको कुछ पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आपका ए बी क्या हो गया विकर्ण हो गया और बी सी एंड ए सी आपके लंब हो गए। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे आपकी दो भुजाएं कौन से बराबर है, ए सी एंड बी सी। सॉरी इसको ऐसा नहीं बनाना चाहिए था, यहाँ पे ये हो गया आपका। तो आपका ये एंगल बराबर होंगे और ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अगला है दी गई त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी आपका 8 सेंटीमीटर हो और ए सी आपका 12 सेंटीमीटर हो, ये समद्विभाजक है ए डी का, एंगल ए का समद्विभाजक मतलब कि ये वाला एंगल ये बराबर है और ये ए डी आपका है। तो हमको बी डी अपॉन डी सी निकालना है। तो इसके तो हमने बताया था, ये हमने प्रमेय में पढ़ा था कि ए बी अपॉन ए सी होगा बी डी अपॉन डी सी। कब, जब हमारा ये बराबर हो तब। ठीक, तो ये हमारा कितना हो गया 8/12, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/3 का रेशियो। अगला है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर आपका ए सी है, ए बी सी आपका ये दोनों 13-13 दिया हुआ है। ए से बी पर डाले गए लंब, ये लंब है, ए डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आपको बी सी निकालना है, ये निकालना है। तो ये तो और सिंपल है, ये पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, अगर मैं इसको डी बोलता हूँ तो ये आपका 20 स्क्वायर हो जाएगा। 13 169 होता है, ये 25 होता है, इसको हम घटाएंगे तो हमारा 144 आ जाएगा। तो डी सी की वैल्यू हमारी आ गई 12। अगर हमारा ये 12 हो गया तो ये भी 12, तो कितना हो गया टोटल 24 हमारा, जो कि आंसर होगा। अगला है इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखवाया था और ये समबाहु त्रिभुज के बारे में सब कुछ आ गया है, इसको आप रिवाइज कर लें। तो इसका मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ये आपका समबाहु त्रिभुज है जिसमें सभी के सभी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक इस पर सीधी रेखा खींचता हूँ, तो ये 5 हो गया, ये 5 हो जाएगा। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में जो भी शीर्ष से सामने वाली रेखा पर अगर लंब डालते हैं तो उसको समद्विभाजित करेगा। तो ये 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये इसकी हाइट हो गई और ये कितना है 60 डिग्री है। तो किससे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, साइन 60 कर लेते हैं। साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा 10h/10। तो साइन 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2 h/10, ये आपका 5 हो गया, h बराबर हो गया 5√3। अगर आप ये सब काम से बचना चाहते हैं तो आप सीधे ये फॉर्मूला याद रखिए, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा है और बताया कि फॉर्मूले से आपकी स्पीड हमेशा बढ़ती है। जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूले से, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइड आपका 3 4 6 हो तो ट्रायंगल कैसा होगा। तो इससे पहले हमने ऐसा क्वेश्चन लगाया था, यहाँ पे भी देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस, सॉरी 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये आपका ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है तो आपका क्या हो जाएगा अधिक कोण। अगला है, यदि लेंथ ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल इज आपका 6 8 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा पर माध्यिका की लंबाई निकालना है। तो त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज हो गया। आपके सामने यहाँ नीचे एक नोट लिखा हुआ है, ये आपका 6 है, 8 है, 10 है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 34, ये बराबर है 10 स्क्वायर के। तो मतलब कि ये क्या हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। और आपको नोट में क्या लिखा है कि कर्ण के माध्यिका के पास यह गुण होता है कि उसकी लंबाई कर्ण की लंबाई की आधी होती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ से, इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी ये, और कर्ण की लंबाई कितनी है टोटल, ये आपका 10 दिया हुआ है, और ये माध्यिका जा रही है। तो माध्यिका ये आपको कितना काटेगी, इसको 5 पे, ये भी आपका 5 हो जाएगा। तो नोट ये जो पॉइंट है ये बोलता है कि ये लंबाई के बराबर होगी ये वाली लंबाई, तो ये भी आपका 5 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो आंसर आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि परित्रिज्या का माप 10 सेंटीमीटर है, यानी कि आर आपका 10 सेंटीमीटर दिया है, स्मॉल आर पूछा है, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि जो आर बराबर 2r होता है, तो आपका आर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। अगला क्वेश्चन है, एबीसी में एडी आपका इंटरनल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एक ही बात है। ये आपका एडी हो गया। बीडी आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, बीसी आपका 7.5 सेंटीमीटर है। तो आपको अनुपात निकालना है ए बी एंड ए सी में, ए बी एंड ए सी में। तो फिर से वहीं आके आपको याद होगा वो लोग प्रमेय कि ए बी अपॉन ए सी होगा बी डी अपॉन डी सी के। कब, जब हमारा ए का एंगल बाइसेक्टर यानी कर्ण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा पे आता है। तो ए बी कितना है आपको हमको नहीं पता, बी डी हमें पता है 5, डी सी हमें पता है 2.5। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 का रेशियो हो जाएगा, आपको दिख रहा है, सॉरी 2/1 का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आई जस्ट इन सेंटर ऑफ एबीसी। आपको ध्यान है इन सेंटर का मतलब क्या है, इन सेंटर मतलब अंतर त्रिज्या। अंतर त्रिज्या कब मिलती है, जब आपको कोणों का संधिभाजक आपस में मिलते हैं, ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। अगर आपका ए बी सी हो, ए बी सी आपका 60 डिग्री हो, ए सी बी आपका 50 डिग्री हो, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक। अब बी आई सी पूछा है, ये आपका आई पॉइंट है, और बी आई सी पूछा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30, क्योंकि सभी कोण का ये अर्धक है, तो ये हो जाएगा 25। तो 30 प्लस 25 कितना हो गया 55, एंड 180 माइनस 55 आपका हो जाएगा 125। ठीक। इसलिए आपको बताया हूँ कि ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, अंतःकेंद्र क्या होता है, परित्रिज्या क्या होती है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की अंतर त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये जो लंबाई है 3 सेंटीमीटर है। फिर इसके प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी, ये आपकी इसकी लंबाई, अगर मैं ए और ये डी है और ये ओ है, तो इसने पूछा है ए ओ की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि जो माध्यिका में जो तीनों माध्यिका मिलती है, कहाँ मिलती है सेंट्रोइड पे, यानी कि केंद्रक पे। और ये क्या करता है सेंट्रोइड, इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो अगर ये 3 है तो इसका दुगना ये होगा, ये आपका 6 हो जाएगा। तो माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, जब आपको वो चीज़ याद थी तो। अगला है टू मीडियन ए टी एंड बी ई। मीडियन है मतलब माध्यिका है,
बी ये माध्यिका है। आपको क्या दिया है, एबीसी राइट एंगल है, बी ऑफ एबीसी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। आपका एडी जो है 9 सेंटीमीटर दिया है, एडी आपका 9 सेंटीमीटर दिया है, बीई आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बीडी की लंबाई पता करनी है, बी डी ये पता करना है। इसको मैं एक्स नाम दे देता हूँ। तो ये आपका 6 है, सॉरी ये 6 नहीं है, आपकी बीई की लंबाई टोटल 6, बीई बराबर आपका 6 है। तो अगर मैं इसको पॉइंट ओ दे दूं तो बी ओ कितना हो जाएगा, 2, तभी तो आपका 2:1 में विभाजित करेगा। ये आपका सॉरी बी ओ आपका 2 नहीं कि 4 हो जाएगा, और आपका ओ ई हो जाएगा 2। ठीक, तो बी ओ मिल गया। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, आपका ए डी है आपका 9, तो आपका डी ओ हो जाएगा छोटा वाला पार्ट, मतलब कि 2:1, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। क्लियर है ना ये आपको कैसे आ रहा है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ अच्छा कैसे हो रहा है। बी ई है आपका 6, और आपको पता है कि बी ओ अपॉन ओ ई का रेशियो क्या होगा, 2:1। तो इनको ऐड करें, ये कितना हो जाएगा 3, 3 डिवाइड बाई 2 करें, 3 डिवाइड बाई 2 करें तो 2 आ जाएगा, और इसमें 2 का फिर गुणा कर दें तो आपका आ गया 4, ये आपका आ गया 2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो हमारा त्रिभुज कौन सा मिल गया, ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 5। सीधी सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय। ये आपका ओ है, बी है, बी है। तो हमें लंबाई किसी पूछी है, हमें लंबाई पूछी बी डी की, तो हमारा ये आंसर आ गया 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका एबीसी त्रिभुज में वो एक है सर्कम सेंटर, ये आपका परिकेंद्र है। तो यहाँ में आपको बी एस सी और बी सी ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है ओ ए सी, ये हमको वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 85 प्लस 75 आपका हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक वृत्त की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, जिसमें बोलता है कि आपका एंगल सी ओ ए बराबर होगा एंगल ऑफ सी बी ए का दुगना। तो ये आपका कितना है 20, आपका ए बी सी 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ये आपका होगा 40। आपको निकालना क्या, सॉरी ओ ए सी निकालना है ना, ये निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि ए ओ बराबर होगा आपका ओ सी के। हमने बताया था कि परिकेंद्र में जो आपका होता है वो शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो ये हमारा संधिबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब इस एंगल का योग इस एंगल के योग के बराबर होगा, मतलब संधिबाहु त्रिभुज के एंगल दोनों बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो मैं इसको स्मॉल ए वन एंड सी वन बराबर आपको कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, और दोनों बराबर होंगे तो दोनों कितना कितना हो जाएगा 70। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ओ बी द इन सेंटर, मतलब कि आपका इन सेंटर है यानी कि अंतर केंद्र है, डी बी सी बिंदु हो जाएगा, इस पर स्थित है ओ डी लंब है बीसी पे। तो आपको बीओडी दिया हुआ है 15, बीओडी दिया है 15, आपको एबीसी निकालना है। आपको क्या निकालना है ए बी सी, मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है। ठीक, और कुछ दिया नहीं दिया, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन सेंटर है, इन सेंटर का मतलब क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि आपका जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। आपको ये एंगल 15 दिया है, ये 90 है, तो आप अच्छे से निकाल सकते हैं कि एंगल कितना होगा। 90 प्लस 15 हो गया आपका 105। ठीक, तो हमारा ये छोटा वाला एंगल क्या आ गया 75 डिग्री। ये आपको जब 75 होगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा उसका दुगना, तो हमारा आंसर आ गया 1। अगला क्वेश्चन है यदि त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक समान है तो त्रिभुज है। तो मैंने बताया था जब हम समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे थे, इसमें लंब केंद्र केंद्रक
परिकेंद्र सभी एक ही बिंदु होते हैं, अंतः केंद्र भी एक ही होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, ये सी समबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज में लंब केंद्र शीर्ष पर स्थित होते हैं, तो त्रिभुज है। लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र होता है किसी त्रिभुज पर किसी बिंदु से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब। ठीक, तो अगर मैं इस बिंदु से डालूं तो हमारा सॉरी अगर मैं इस बिंदु से डालूं तो ये लंब हमारा ये हो गया, और यहाँ से ये हो जाएगा, और इस साइड से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सभी कहाँ मिल रहे हैं, शीर्ष पे मिल रहे हैं, तो आपका कौन सा एंगल हो गया, राइट एंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। किसी त्रिभुज की परिकेंद्र इसके बाहर स्थित है, तो परिकेंद्र क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र बोलते हैं सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कब बनता है, जब हम भुजाओं पर लंबार्धक खींचते हैं, है ना। तो मैं सभी भुजाओं पे लंबार्धक यहाँ पे हो गया, तो हमारा परिकेंद्र कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो ये क्या हो गया, बाहर हो गया, तो हमारा कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब कि अधिक कोण। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यहाँ पे क्या दिया है, किसी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर स्थित है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तब समबाहु त्रिभुज की लंबाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज की लंबाई को पता करना है, ये आपका 3 दिया हुआ है और इसका साइड आप ए समझ लीजिए। तो आपको फॉर्मूले से सारे याद होने चाहिए, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। परिवेद की त्रिज्या a/√3, अंतर त्रिज्या a/2√3 और हाइट √3/2a। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, r बराबर आपका a/2 हो जाएगा, r आपका कितना है, 3 दिया है, इंटू 2 × √3, तो आपके यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा 6√3, यहाँ से b आ जाएगा। अगर चलिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कैसे करेंगे, हम वो भी बता देते हैं। आपका क्या होगा कि ये चीज़ आपको निकालनी होगी। आपको पता है क्या है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो सारे कोण कितने होंगे, 60 डिग्री। ये कितना होगा, 30। ठीक, तो tan 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब कि परपेंडिकुलर बटे बेस। तो बेस हमें नहीं पता, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a/2 लिख सकता हूँ, बेस हमारा यहाँ से a/2 हो जाएगा। tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो ये हो जाएगा 3a/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6√3a। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में आपके बिंदु अंदर कोई ओ है, और पी ओ आर कि अगर मैं ये रेखा मिलाऊं और यहाँ से ये मिलाऊं तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, और ओपी आपका 6 सेंटीमीटर है, ओ आर आपका 8 सेंटीमीटर है, और पी क्यू आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, और क्यू पी आर ये आपका ये भी 90 डिग्री है। तो आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, पहले हम इस रेखा की लंबाई निकालते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय। मैं अगर यहाँ पे आपके लिए अलग से पी ओ आर बना दूं, ये आपका 8 है, ये 6 है, ये कितना हो जाएगा 36 + 64 बराबर 10। अगला फिर से एक त्रिभुज आपका समकोणी त्रिभुज है, जिसमें आपका पी ये पॉइंट है, क्यू इधर दिया है, आर इधर दिया है। तो पी आर आपको 10 पता चल गया, ये आपको 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये आपका बराबर होगा 26। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां हैं क्रमशः। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कर्ण की लंबाई 25 दिया है, शेष दोनों भुजाएं हमको नहीं पता, ये भी आपको दिया है, और शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। मैं मान लेता हूँ कि ए आपका बड़ा है बी से। यदि दोनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः हैं
तो दोनों को लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से हमें थोड़ा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ सकता है। तो हमें क्या पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625। तो ए स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ से बी कैसे निकालता हूँ, तो मैं इसको बी स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 बी रख सकता हूँ, प्लस बी स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 625। वही ए स्क्वायर, ए की जगह मैंने बी ए वाली वैल्यू रख दी और उसको स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस 10b माइनस 600 बराबर 0। दो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो ये बी स्क्वायर प्लस 5b माइनस 300 हो जाएगा बराबर 0। 300 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 150 पे जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 75 पे जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 15, 5 से करेंगे तो 3 3। ठीक है, तो हमको देखना है कि दो संख्या इससे निकालनी है, इन गुणनखंड से हमको दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनका जोड़ घटाना किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो और गुणा 300 के बराबर हो। तो क्योंकि आपका ये चीज माइनस में आया है तो आपका एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 15, तो आपके यहाँ से 5 डिफरेंस मिल जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, बी स्क्वायर प्लस 10b माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20b माइनस 15b माइनस 300 बराबर 0। तो b यहाँ से कॉमन आ गया, ये b प्लस 20 आ गया और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस 15 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस 20। तो यहाँ पे मेरा बोर्ड भर गया, दो वैल्यू मिल गई b प्लस 20 एंड b माइनस 15। तो माइनस वाला नहीं लेते हैं, एक हमारा क्या हो जाएगा, b हमारा हो जाएगा 15। तो जब b 15 हो गया तो a हमारा क्या हो जाएगा, 15 दिख रहा है आपको, 2015 दिख रहा है, तो हमने b अगर 15 लेगा तो a हमारा 20 हो जाएगा, तो हमारा d आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 25 मीटर लंबी सीढ़ी 24 मीटर ऊंचे भवन की छत को छूती है। ये 24 मीटर हमारा छत हो गया और ये हमारी सीढ़ी हो गई। इस भवन से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद हैं, ये आपका 25। तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 625 माइनस 576, ये आपका ये x है, x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका 15 में 6 गया 9 और 11 में 7 गया 4, ये x स्क्वायर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु से 24 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, अगर हमारा देखिए कैसे चलता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो क्या जाता है पहले पश्चिम को, मैं मानता हूँ यहाँ से 24 मीटर पश्चिम की ओर जाकर वहां से 10 मीटर उत्तर की ओर गया, तो प्रारंभिक से कितना दूर है, तो यह तो आपका 26 आ जाएगा। आप कर सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है 576 प्लस ये आपका 100, तो ये आपका 676 हो जाएगा और इसका आप निकालेंगे तो ये 26 के बराबर आ जाएगा। अगला है, जमीन से गड़े हुए दो खंभे क्रमशः 7 मीटर और 13 मीटर ऊंचे हैं। देखते हैं, दो खंभे बना लेते हैं, ये हमारा 7 मीटर, ये हमारा 13 मीटर, इनके बीच की क्षैतिज दूरी 8 मीटर है, ये 8 मीटर दूरी पर है। इन खंभों की चोटियों के बीच की दूरी कितनी होगी, मतलब कि आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आपका 8 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 7, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आपको ये 8 मिल गया और ये 5 मिल गया। तो आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कैसे, 64, सॉरी 5 में यहाँ पर 6 होना चाहिए, प्लस 36, पाइथागोरस प्रमेय
यहाँ पर 100 आ जाएगा और 100 का अंडर रूट हमारा 10 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु से 12 मीटर दक्षिण को जाता है। तो 12 मीटर दक्षिण की ओर आ गया, वहां से 35 मीटर पश्चिम की ओर, 35 मीटर पश्चिम की ओर वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो ये फिर से आपको निकालना होगा। फिर से पाइथागोरस में हर बार वही लग रहा है। तो 144, 35 स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 15, 2 30, 2 32 और 3 का 9, 9 3 12। इसको ऐड करेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 1369। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं 1369 किसका हो सकता है। देखिए 23 तो हो नहीं सकता, ये दोनों नहीं हो सकता। बचा 47 और 37। 47 क्योंकि 4 है तो लास्ट में 16 तो होगा ही होगा मिनिमम। तो हमारे पास सीधा आंसर क्या जाता है, डी। आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगला है, दो त्रिभुज के समानांतर होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबंधता पर्याप्त नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता है हमने क्या क्या पढ़ा है, ट्रिपल एस पढ़ा है, एस एस पढ़ा है और ए एस ए पढ़ा है, लेकिन हमने एस एस ए नहीं पढ़ा है। ठीक है, इनका क्रम भी बहुत मायने रखता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पता है ना, यहाँ पे किस बोलते हैं, साइड एंगल साइड। ये आपका साइड एंगल साइड हो गया, ये एंगल साइड एंगल हो गया और ये साइड 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 हो गया, मतलब भुजा भुजा भुजा, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अगला है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का कौन सा केंद्र है। समझते हैं क्या बोल रहा है। ये हमारा त्रिभुज शीर्षों से विपरीत भुजा पर। तो हमने पढ़ा था क्या कि लंब केंद्र क्या होता है कि शीर्षों से सामने वाली भुजा पे लंब डालने वाली भुजा जब किसी बिंदु पे मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, मतलब कि लंब केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोणों के संधिभाजकों। यहाँ पे आपको क्या है, कोण संधिभाजक, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। इन सेंटर, इन सेंटर इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, अंतः केंद्र। अगला है, तीनों माध्यिका, माध्यिका कहाँ मिलती हैं, ये तो आप देखते हैं, आंसर कर सकते हैं केंद्रक। अगला है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के तीनों लंबार्धक, ठीक है, लंबार्धक बोला है तो आपको लंबार्धक से क्या जाता है, परिकेंद्र। ठीक, ये सभी हमने प्रॉपर्टी में कवर किया था, आप उसको दोबारा देख सकते हैं अगर आपको याद नहीं आ रहा। समकोण त्रिभुज का लंब केंद्र निहित होता है। तो समकोण त्रिभुज हमारा ये हो गया, और लंब केंद्र क्या होता है, तो किस पर निहित होगा, यहीं पर होगा, शीर्ष पे। हमने पहले भी क्वेश्चन किया था, एट द राइट एंगुलर वर्टेक्स, मतलब कि इस बिंदु की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो गया बी। तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इस बार। तो अब आगे आपके लिए होमवर्क है, जितना भी हमने किया है सब उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको लगाना है। आपको बस आंसर टैली करना है, यहाँ से हमने आंसर दिया हुआ है, आप बस आंसर मिला लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको इस सेशन को देखने में मज़ा आया होगा, और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो आप ज़रूर इसके क्वेश्चंस को ज़रूर अच्छे से लगाइएगा। हमारा मकसद है आपका रेलवे का क्रैक करना। एटलीस्ट पहला पार्ट अभी हम क्रैक कर लें, फिर दूसरे पार्ट की हम तैयारी फिर से करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।